हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल चंदन केसरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। कई बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर जी आपका चैनल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है यूट्यूब पर जाकर के चंदन केसरी 123 सर्च कीजिए। उसके बाद स्लाइड करेंगे, मेरा पिक जो है आपको उसके सामने दिखेगा। ठीक है, जिससे आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ठीक, देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का प्लांट रिप्रोडक्शन, वीडियो नंबर 12। हम लोगों ने परागण पढ़ चुका, स्वपरागण, परपरागण, मतलब जितने प्रकार के थे सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपरागण और परपरागण से होने वाले लाभ और हानि। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग पड़ता है आपका स्वपरागण से लाभ। ठीक है, स्वपरागण से लाभ। ठीक है, आप एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं। स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण वाले जो पुष्प होते हैं इनमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं स्वपरागण का होना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है मतलब अर्थात स्वपरागण निश्चित होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो स्वपरागण करने वाले जो पुष्प होते हैं वो, ठीक है, स्वपरागण की क्रिया के लिए किसी माध्यम पर निर्भर, स्वपरागण करने वाले पुष्प को किसी अन्य पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, स्वपरागित पुष्प को रंग, सुगंध तथा मकरंद, जिसको आप हनी कह सकते हैं, फूलों का रस कह सकते हैं, आदि के लिए अतिरिक्त भोजन खर्च, यहीं लिख देते हैं, नहीं करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट पे अगर आप बात करें तो स्वपरागित पुष्पों को अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं पड़ती। ठीक, फिफ्थ पॉइंट के अगर बारे में बात करें तो
स्वपरागित स्वपरागित पुष्प स्वपराग से स्वपरागित पुष्प से बने बीज शुद्ध नस्ली होते हैं, अर्थात इनमें आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हैं भाई आपके स्वपरागण से लाभ। ठीक है, स्वपरागण किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी को देखते हैं। स्वपरागण से आपने लाभ पढ़ा है, तो स्वपरागण से कुछ हानियां भी होती होंगी, वो भी लिखते हैं। यहाँ पे डालते हैं स्वपरागण से हानि। स्वपरागण से disadvantage of self pollination। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण से हानि के बारे में बात करें या डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे स्वपरागण से उत्पन्न जो पौधे होते हैं या बीज होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। स्वपरागण से हानि में नंबर 1 पे बात करते हैं। स्वपरागित पुष्प से बने बीज कमजोर होते हैं। ठीक है, स्वपरागित पुष्प से जो बने होते बीज होते हैं वो क्या होते हैं भाई, कमजोर होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं स्वपरागित। ठीक, यहाँ देखते हैं स्वपरागण से स्वपरागण या स्वपरागित पुष्प से बने बीज संख्या में कम हल्के भार वाले तथा आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। ऐसे बीज शीघ्र, लास्ट पॉइंट, ऐसे बीज उत्तम
श्रेणी के नहीं होते, जिससे नई प्रजातियों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये रहा भाई, ठीक है, स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानि। तो ये आपने पढ़ लिया स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानि, ठीक है। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों का। स्वपरागण से क्या क्या लाभ होते हैं, स्वपरागण से क्या क्या हानि होती है। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम बात करें तो स्वपरागण का होना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि पुष्प एक ही है, उसी में आप लोगों का नर युग्मक भी है, उसी में आपका क्या है, मादा युग्मक है। तो नर युग्मक मादा युग्मक में आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है, जिससे कि परागण जो है नष्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब कि उसी पर गिरेगा तो स्वपरागण निश्चित होता है भाई। सेकंड के बारे में बात करें तो स्वपरागण करने वाले जो पुष्प होते हैं उनको किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक ही पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हैं। तो किसी परागकण को परागकोश से निकल करके दूसरे पुष्प पर जाने की जरूरत है कि नहीं है, तो ये भी फायदा है एक ठो। तीसरे नंबर में बात करते हैं, देखिए भाई, पर परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं उनको किसी न किसी माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि कीट आएंगे, वायु आएगा, जल आएगा, जल के थ्रू जो है परागकण जो है मादा के वर्तिकाग्र पर जाएगा किसी दूसरे पुष्प के। लेकिन पुष्प तो यहाँ पे एक ही है, स्वपरागण वाले पुष्प में एक ही पुष्प है, तो परागकण निकलेगा उसी पर चला जाएगा। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए न तो इनको भोजन बनाने की जरूरत है, न उनको अट्रैक्ट करने के लिए फूलों का रंग बनाने की जरूरत है, इन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको अपना भोजन व्यर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब भोजन नहीं व्यर्थ करना पड़ता होगा तो उसके लिए लाभ ही लाभ है। चौथे नंबर बात करें तो स्वपरागण पुष्प करने वाले जो होते हैं, ठीक है भाई, कम से कम पुष्प बनाए। जैसे मान लीजिए पर परागण करने वाले पुष्प जो है 100 बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम के द्वारा जाते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि सब के सब परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। कोई भी खराब हो जाता है, कोई नष्ट हो जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस केस में क्या है कि भाई पुष्प एक ही है, उसमें से वर्तिकाग्र निकलेगा और परागकण निकलेगा, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएगा। यानी कि 2-4-10 भी बना लेगा तब भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा परागकण बनाने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अच्छा, शुद्ध नस्ली होते हैं, ये कह रहा है कि जो स्वपरागण वाले पुष्प हैं वो एक ही पुष्प के परागकण निकलकर उसी वर्तिकाग्र पर चले गए, तो एक पुष्प में जो उसके जीन होंगे वही तो बनने वाला जो सीड होगा वो भी तो उसी तरह का होगा, बनने वाला जो बीज होगा उसी जीन का होगा, तो ये भी उसका फायदा है। अगर हानि के बारे में बात करें तो भाई देखिए, एक ही बीज जो है एक ही प्रकार का बार बार पौधा बना रहा है, फिर बना रहा है, फिर बना रहा है, तो इससे जो है धीरे धीरे बीज जो है कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये कमज़ोर हो जाते हैं, देखिए लिखे दूसरे नंबर पर लिखा है कि स्वपरागण करने वाले जो बीज होते हैं वो भार में हल्के होते हैं, संख्या में भी कम में होते हैं और आकार में भी काफ़ी छोटे होते हैं। आगे बात कर रहा है कि शीघ्रता से नहीं पकते हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद है, देखिए हमने अभी कहा ना कि एक ही बीज जो है बार बार बनता रहेगा, तो ये उच्च श्रेणी के पौधे नहीं बन पाते हैं। उच्च श्रेणी की यानी कि इनमें विभिन्नताएं पाई नहीं जाएंगी, यानी विभिन्नता तो तब ना उत्पन्न होता है कि दो अलग अलग लोगों के करेक्टर आते तो नया करेक्टर वाला बनता, लेकिन इस केस में ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है भाई डिसएडवांटेज और एडवांटेज। अब हम लोग बात करेंगे, स्वपरागण से लाभ पढ़ लिया और स्वपरागण से हानि पढ़ लिया, इसका जस्ट विपरीत वाला परपरागण से लाभ पढ़ेंगे और परपरागण से हानि पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बच्चा कि परपरागण से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में थोड़ा सा मैं समय बचाने के लिए जो है पहले ही लिख दिया, आप जानते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था परपरागण से लाभ, ठीक है।
पर परागण मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया है। इसमें पहला देखते हैं, लिखा है कि पर परागण से बनने वाले जो फल होते हैं वो बड़े होते हैं, भारी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं, ठीक है, तथा इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। भाई पर परागण से उत्पन्न जो पौधे होते हैं, बीज जो होते हैं, सॉरी क्या लिखा आपका, फल जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, भारी भी होते हैं और संख्या में अधिक भी होते हैं, ठीक है। ये देखिए आगे लिखा है कि पर परागण से उत्पन्न बीज, आप देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, ये आपका क्या है, फल के बारे में बोला, वही बात अब किसके बारे में बोल रहा है, ठीक है, बीज के बारे में बोल रहा है कि जो फल तो होता है, फल भारी होता है, बड़ा होता है, इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है और काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं। लेकिन अगर बीज के बारे में बात करेगा तो बीज भी आपका कैसा होता है, बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ठीक है, और काफ़ी भारी भी होते हैं, ठीक है, एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। अच्छी नस्ल का मतलब होता है कि दो लोगों का गुण इसके अंदर है, तो जिनमें दो लोगों का गुण अच्छा होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है बीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन बीजों से उत्पन्न पौधे, आप किसके बारे में बात कर रहा है, पौधे के बारे में कर रहा है, बड़े भारी एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने में सक्षम होते हैं। अच्छा ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए दो अलग अलग पुष्प हैं, एक पौधा किसी और परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर रहा था, दूसरा पौधा जो है अपने आप को दूसरे प्रतिकूल परिस्थिति में सर्वाइव कर रहा था। और अगर हम कह दें कि इन दोनों से अगर कोई बीज बनता है तो वह दोनों परिस्थितियों में अपने आप को सर्वाइव कर लेगा कि नहीं कर लेगा, जो कि बहुत अच्छा होता है। बात समझिए। आगे कह रहा है कि पर परागण से रोग अवरोधक नई जातियाँ तैयार की जा सकती हैं। हाँ भाई ठीक है, जब दो लोगों का समावेश एक दूसरे में कराएंगे, ठीक है, जब दो लक्षणों का एक दूसरे में समावेश कराएंगे तो जो अच्छे खराब वाले हैं उनको तो हटा सकते हैं ना, ठीक है। हम लोग जो है उन्हीं लक्षणों को है ना आने देंगे जो कि रोग मुक्त हो, अलग अलग लक्षणों के हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करें पर परागण से उत्पन्न जातियों में नया लक्षणों का समावेश किया जा सकता है। हाँ भाई, आप कह सकते हैं ज़्यादा सक्षम प्रजातियाँ इस पर परागण से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पर परागण क्रिया वायु साधनों जैसे कि जल वायु। अच्छा ये बताइए, स्वपरागण के बारे में हम लोग कह रहे थे कि ये कहीं पुष्प में परागण निकलता है उसी में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परागण में क्या होगा कि एक पुष्प का परागकोश आएगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि हम बताए थे कि इसमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, बात समझ में आती है। तो अच्छा बताइए, माध्यम जब जरूरत पड़ेगी, क्या लिखा है देखिए, जल वायु और कीट, तो माध्यम ही ना इन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि सही मात्रा में परागकण उसी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, यानी यह क्रिया क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, पर परागण के लिए पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ भाई, दो अलग अलग पुष्पों के बीच में तो पर परागण होता है, इसलिए निर्भर रहना पड़ता है। आगे कह रहा है कीटों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है भाई, एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकलेगा, दूसरे पुष्प पर जाएगा कैसे, या तो जल के द्वारा जाए, या तो वायु के द्वारा जाए, या फिर कीट के द्वारा जाए। कीट उसको ले जाएगा, क्यों, कीट के पुष्प के पास क्यों जाएगा, ठीक है। या आपके द्वारा ही परागण अगर होना है, ठीक है, तो आप किसी भी पुष्प की ओर आकर्षित कब होते हैं, जब वो आपको अच्छा लगता है, कलरफुल लगता है, या आप उसको सूंघते हैं, ठीक है, तो सुगंधित भी होना चाहिए। और पुष्प पे बात जाता है तो एक तो रिवार्ड मिलता है, बल्कि पुष्प जो होता है, जैसे मान लीजिए कीट जो है एक पुष्प पर बैठा, उस पर मैंने आप लोग को बता रखा था ना, उनके जो पैर होते हैं उसमें परागकण चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठता है तो वर्तिकाग्र की सतह कैसे होती है, श्लेष्मिक होती है, चिपचिपी होती है, जिससे वहाँ चिपक जाता है, ठीक है। वो कुछ देर तक बैठे, इसलिए पुष्प जो है अपने पुष्प के आधार पर है ना मकरंद निकालते हैं, जिससे कि वो कुछ उस मकरंद को ले या फूलों का रस ले। बात समझ ना, वही कह रहा है कि कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प को रंगीन होना पड़ता है, सुगंधित होना पड़ता है और मकरंद उत्पन्न भी करना पड़ता है। आगे लिखा है पर परागण की क्रिया में विशेषकर वायु परागण में, अच्छा वायु के द्वारा परागण निकला, मान लीजिए परागकोश से परागकण निकला और वायु के द्वारा किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर जाना है पुष्प के, ठीक है।
तो बताइए वायु के द्वारा उड़ा, पता चला कि हवा जो है उल्टी दिशा में बह गई, तो परागकण तो ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। और जब तक हवा सीधी नहीं बहेगी तब तक परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में परागकण क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए पुष्पों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या बनाना पड़ता है, परागकणों को बनाना पड़ता है, वो लिखा है आपका। आगे लिखा है पर परागण से उत्पन्न बीज सदैव संकर होते हैं। संकर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो लोगों के लक्षणों का समावेश, दो लोगों के लक्षणों का समावेश संकर कहलाता है। यानी दो लोगों का लक्षण जिसके पास होगा वो कहलाएगा क्या चीज़, संकर। ये आपका हो जाता है पर परागण से लाभ, पर परागण से हानि। समझ में आ गया सबको, ठीक। अगला हेडिंग है आपका परागकण स्त्री केसर संकर्षण या पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है पर परागण या स्वपरागण के केस में, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक। जैसे मैंने आप लोग को ये बताया था कि ये आप मान लीजिए आपका क्या है, परागकोश है। क्या ये परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या भरे होंगे भाई, परागकोश के अंदर भरे होंगे परागकण। क्या भरे होंगे, परागकण। इसमें से निकलेगा ये, ठीक है, परागकण इसमें से निकलेंगे, ठीक। और कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे भाई, किसी दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। कहाँ पहुँच गए भाई, वर्तिकाग्र। ये आपका क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। किसी माध्यम के थ्रू जाए या किसी भी द्वारा जा सकता है, स्वयं जा सकता है, ठीक है, हम कह सकते हैं स्वयं जा सकता है या किसी माध्यम के द्वारा जा सकता है। माध्यम में आपका कीट हो सकता है, जलवायु, जो भी मान लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। थोड़ा सा आप ये सोचिए कि क्या परागकण को मालूम है या कीट को मालूम है कि इस परागकोश का या इस पौधे का परागकण हम ले रहे हैं तो उसी प्रजाति के, ठीक है, वर्तिकाग्र पर हम बैठेंगे, किसी और पर नहीं बैठेंगे। या फिर परागकण जो वायु में उड़कर गया तो परागकण को क्या पता है कि हम अपने वाले पर ही बैठेंगे, अपने वाले वर्तिकाग्र पर, अपने प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि परागकण को भी नहीं पता होता है कि हमारी प्रजाति कहाँ है, कीट को भी नहीं पता होता कि हमारी प्रजाति कहाँ है, ठीक है। जैसे ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ किसी ये दूसरा पौधा है, दूसरे पौधा, ये और ये दो अलग अलग प्रजातियों के भाग हैं। जैसे कि ये दूसरे पुष्प का है, ये दूसरे पुष्प का है। मान लीजिए यहाँ से परागकण गया, यहाँ पे परागकण गया यहाँ पे, तो बताओ क्या इसके यह परागण कहलाएगा, बताओ क्या परागण कहलाएगा, तो नहीं, परागण नहीं कहलाएगा भाई। दो अलग अलग प्रजातियों के परागकण को लिया जाएगा तो परागण क्रिया नहीं कहलाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वर्तिकाग्र के पास क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है भाई, अपने, ध्यान से सुनिएगा, अपने परागकण या ऐसे बोल सकते हैं अपने प्रजाति या अपने प्रजाति के परागकण को पहचानने की, ठीक है, पहचानने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है भाई। यह तुरंत पहचान लेगा कि हमारे प्रजाति का नहीं है और इसको कर देगा रिजेक्ट। एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे तो लिखा होगा कंपेटाइबल और इनकम्पेटाइबल। कंपेटाइबल का मतलब होता है अपने प्रजाति को एक्सेप्ट कर लेना और इनकम्पेटाइबल का मतलब होता है अपने प्रजाति के परागकण को रिजेक्ट कर देना, पहचान नहीं पाना, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये दूसरे पौधे का परागकण जब इस पर जाएगा तो इसके अंदर या इसके पास या वर्तिकाग्र के पास ये क्षमता होती है कि वो अपने प्रजाति को पहचान ले और उसको रिजेक्ट कर देगा,
ठीक है। यह तब तक होता रहेगा जब तक कि इस पर, ठीक है, इसी की किसी प्रजाति का परागकण इस पर ऊपर या इसके ऊपर न आए। जैसे ही इसके ऊपर अपनी प्रजाति का, है ना, परागकण आता है, वो परागकण क्रिया हो जाती है और अपने आप को ही पहचान लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये परागकण है ना, परागकण और वर्तिकाग्र की सतह पर रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। वो अभी रिसेंटली अर्ली में जो है इसके बारे में लोग डिस्कवर किए, बताए लोगों, ठीक है। इसके पास क्या होता है, अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये इसका जो है सतह जो होती है वो कैसे होती है, श्लेष्मिक होती है। श्लेष्मिक माने उसमें कुछ नम पानी होगा कि नहीं होगा, जैसे ही पानी होगा, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होने लगेगा। पता है ना, परागकण जो होते थे, परागकण में आपका क्या होते थे, पोर होते थे ना, और उसमें पानी जैसे इंटर करेगा, उसमें जो पाई जाने वाली कोशिकाएं मैंने बताया था, जर्मेटिंग कोशिका और वेजिटेटिव कोशिका, वो दोनों जो है एक्टिवेट कर जाएगी। एक्टिवेट कर जाएगी तो यहाँ से सभी परागकण से, एक से नहीं, सभी परागकण से क्या निकलेगा, ठीक है, सभी परागकण से निकलेगा परागनली। क्या निकलने लगेगी, जिसको हम कहेंगे पॉलन ट्यूब निकल जाएगी। बात समझ में आ गया, इसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी, बात समझ लेना। और इसी को कहते हैं क्या, परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण या पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। समझ में आ गया, इसको मैं लिखाने वाला हूँ, ठीक। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलता है तो किसी अन्य या स्वयं के पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो सभी क्रियाएं परागण को संपन्न नहीं करती हैं। क्योंकि वर्तिकाग्र के पास अपनी प्रजाति के परागकण को पहचानने की क्षमता होती है, जिससे वर्तिकाग्र दूसरे प्रजाति के परागकण को ऐसे लिख देते हैं, रिजेक्ट कर देता है और अपने
प्रजाति के परागकण को एक्सेप्ट करके परागकण वर्तिकाग्र के बीच रासायनिक क्रिया करके उसमें से पराग नली को उसमें से पराग नली को करने के लिए उत्साहित करता है। यह क्रिया पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाती है। ठीक है।